Hello everyone, welcome to this session on Indian polity and governance, right to freedom of religion। जिसको हमने अपने देश को, अपने इंडिया को कम्युनल लाइंस पर बनाने का आइडिया हमेशा रिजेक्ट किया है। सो वी आर सेक्युलर सिंस द कॉन्सेप्शन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात जो इतनी देर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू पैनल का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू पैनल अक्सर पूछा करते। जैसे एक मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आर्टिकल 21A तो 2002 में ऐड हुआ, तो क्या राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था? सेम क्वेश्चन ये भी अक्सर पूछा जाता है कि टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट। सो शुरू में या 1976 के पहले तक क्या हम सेक्युलर नहीं थे? क्या हम एंटी रिलीजियस थे या इररिलीजियस थे, या हम रिलीजियसली न्यूट्रल नहीं थे? सो दिस इज द आंसर, नो, वी वर always secular, we are secular and we will continue to be a secular state। हम शुरू से ही सेक्युलर हैं, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, जब से फोर्स में आया है, हम तभी से सेक्युलर हैं। ठीक है, कैसे? सिर्फ बातें देकर तो कुछ नहीं हो सकता ना। सो the idea of secularism was embodied, it was implicit, it was implied, it was enshrined in article 25 to 28। ठीक है, ये सेक्युलरिज्म का आइडिया इस पर्टिकुलर राइट में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, इम्प्लाइड था, विवक्षित था। ठीक है, इसी पर्टिकुलर राइट में रिलीजियस फ्रीडम की जो ये राइट है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, इनमें ये सेक्युलरिज्म का आइडिया कहीं ना कहीं एनश्राइंड था। ठीक है, और ये आर्टिकल जो है शुरू से ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, तो शुरू से ही हम सेक्युलर नेचर के हैं। ठीक है, वो टर्म बाद में ऐड हुआ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, और एक छोटा सा पीटी पॉइंट प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो कभी कभार पूछ लिया जाता है, एक केस हुआ था 1994 में, जिसका नाम था SR बोमय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस हम आगे भी पढ़ेंगे किसी और कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक बात इस केस में कही गई थी, सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ रहे थे तो हमने ऐसे कुछ टॉपिक्स भी देखे थे, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जुडिशरी ने समय समय पर इंटरप्रेट किया है, जुडिशरी ने केसेस टू केसेस डिसाइड करके बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की है। तो उसी तरह का एक केस था SR बोमय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस, जिसमें कहा था सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट चाहे भी तो सेक्युलरिज्म के पार्ट को नहीं हटा सकती, सेक्युलरिज्म की स्पिरिट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटा सकती है। ठीक है, ये सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा हमेशा रहेगा, ये था, ये है, ये आगे भी रहेगा। पार्लियामेंट चाहे या कोई भी चाहे तो इस पार्ट को बदल नहीं सकता, हटा नहीं सकता, कम ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, ये रहेगा क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और बेसिक स्ट्रक्चर से किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड इस पूरे राइट का। अब हम आ जाते हैं सीधे राइट पर और शुरू करते हैं आर्टिकल 25 से। आर्टिकल 25 से रिलीजियस फ्रीडम्स की शुरुआत हो रही है। तो आर्टिकल 25 की हेडिंग कहती है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन
practice and propagation, freedom of conscience, profession और practice of religion। ठीक है, बारी बारी सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। रिलीजन तो आपको समझ में आ गया होगा, धर्म, मजहब, संप्रदाय, ठीक है। लेकिन बाकी के 3-4 जो टर्म्स हैं वो नहीं समझ में आए होंगे। तो सबसे पहला टर्म है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। देखिए इसकी स्पेलिंग कॉन्साइंस जरूर होती है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्शियस होता है। वर्बल मीनिंग कॉन्शियस का होता है विवेक। विवेक जो हम लेकर पैदा, मैं किसी लड़के विवेक के बारे में बात नहीं कर रहा। विवेक यानी कि सही और गलत के बीच में अंतर करने की जो क्षमता होती है उसे विवेक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे ही कॉन्शियस कहते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस मीन्स दैट अ पर्सन हैज राइट ऑफ हिज ओन रिलीजियस थॉट्स। ठीक है, मेरी मर्जी है मैं किस रिलीजियस थॉट को फॉलो कर रहा हूं, कितना फॉलो कर रहा हूं, क्या सोचता हूं रिलीजन को लेकर, क्या मेरी डेफिनेशन है, क्या मेरे मायने हैं रिलीजन को लेकर। आई एम एब्सोल्युटली फ्री अबाउट इट। ठीक है, मैं अपने मन पसंद का रिलीजन चूज कर सकता हूं। ठीक है, और मैं अपना रिलीजन खुद डिक्लेयर कर सकता हूं। चलो मेरा जन्म मान लो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन मेरी दिलचस्पी है कि मैं जो है अब क्रिश्चियन बन जाऊंगा। सो आई कैन डिक्लेयर माई सेल्फ टू बी अ क्रिश्चियन। कोई नहीं रोक सकता मुझे। हाँ, माँ बाप के जूते चप्पल रोक सकते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, बट स्टेट आपको नहीं रोक सकता, कोई लॉ आपको नहीं रोक सकता कि नहीं आप कैसे क्रिश्चियनिटी फॉलो कर सकते हो। आप तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, या फिर मैं सिख परिवार में पैदा हुआ और मैं कहूँ कि मुझे मुस्लिम बनना है, या फिर मैं बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हुआ और मैं कहूँ कि मुझे जैन बनना है, एक्सेट्रा। सो आई हैव दैट फ्रीडम, आई हैव दैट चॉइस। ठीक है, आई हैव दैट राइट टू डिक्लेयर माई रिलीजन। और मैं मान लीजिए रिलीजन में मानू ही ना, रिलीजन फिलीजन में विश्वास ही ना करूं, मैं हो जाऊं एकदम अनिश्वरवादी, नास्तिक भी जिसको कहते हैं, जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस में बिलीव ही नहीं करता, एग्नोस्टिक, अथीस्ट। तो मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो एक थीस्ट रहूं जो ईश्वर में विश्वास करता है, या चाहूं तो ईश्वर में विश्वास ही ना करूं, अथीस्ट बन जाऊं, या ईश्वर अपने मन का चुन लूं। आपको ईश्वर कहना आप ईश्वर बोलो, मुझे अल्लाह बोलना मैं अल्लाह बोलूंगा, किसी को गॉड बोलना है वो गॉड बोले, किसी को पैगंबर बोलना है वो पैगंबर बोले, किसी को भगवान बोलना है वो भगवान बोले। अपना अपना आइडिया है। मुझे गणेश जी की पूजा करनी है, आपको बुद्ध की पूजा करनी है, इनको विष्णु जी की पूजा करनी है, किसी को शंकर जी की पूजा करनी, कोई राम जी की करेगा, कोई जीसस की करेगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, अपनी मर्जी है भाई। ठीक है, सो दिस इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। अ पर्सन हैज राइट ऑफ हिज रिलीजियस थॉट, फ्रीडम टू डिक्लेयर हिज इंडिविजुअल रिलीजन, एंड राइट टू बी अ थीस्ट और एथीस्ट। ठीक है, ईश्वरवादी या अनिश्वरवादी, आस्तिक या नास्तिक, जो मर्जी चाहे वो बने, या उसके ऊपर है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। वो अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल करेगा, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। उसको लगता है कि ईश्वर की अवधारणा कोई कल्पना है, नहीं करना विश्वास, उसकी मर्जी। उसका विवेक कहता है ईश्वर में मानो, उसकी मर्जी। उसका विवेक कहता है कि मूर्तियों की पूजा करो, उसकी मर्जी। उसका विवेक कहता है मत करो, उसकी मर्जी। ठीक है, दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। फाइन, नेक्स्ट आ जाते हैं राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेस वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। ठीक है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फक्र करो कि हम मुसलमान हैं, हैव प्राइड इन बीइंग अ क्रिश्चियन। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट इज प्रॉब्लम इन दैट? भाई मैं जिस भी मजहब को फॉलो कर रहा हूं, मैं जिस संप्रदाय को फॉलो कर रहा हूं, दैट इज माई राइट।
and I can express openly and freely about my own religion. ठीक है, क्या दिक्कत है किसी को इसमें? मैं अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपको नहीं सुनना अपने कान बंद कर लो, हेडफोन लगा लो या वहां से दफा हो जाओ, पर मैं बोल सकता हूँ. आई कैन ओपनली एक्सप्रेस माई फेथ, माई बिलीफ. आई कैन टेल पीपल दैट ओके आई हैव immense respect for Lord Shri Ram. I have deep faith in Jesus. मेरा अल्लाह पर बहुत ज्यादा विश्वास है, मैं महावीर में बहुत ज्यादा मानता हूँ. क्या दिक्कत है भाई बताने में? दैट इज राइट टू प्रोफेस. नेक्स्ट, राइट टू प्रैक्टिस. राइट टू प्रैक्टिस में आता है परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज. मैं पूजा कर सकता हूँ अपने घर पे, मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, मैं मंदिर जा सकता हूँ, मैं मस्जिद जा सकता हूँ, मैं चोटी रख सकता हूँ, मैं दाढ़ी रख सकता हूँ, मैं टोपी पहन सकता हूँ, मैं क्रॉस लटका सकता हूँ, मैं पगड़ी बांध सकता हूँ. जो भी मेरे रिलीजियस सेरेमनीज है वो मैं कर सकता हूँ, जो भी रिचुअल्स है मैं यज्ञ कर सकता हूँ, मैं रोजा रख सकता हूँ. ठीक है, क्या दिक्कत है? मैं एग्जीबिशन लगा सकता हूँ अपने बिलीफ के, अपने आइडियाज के, जुलूस निकाल सकता हूँ. वो सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती हैं प्रैक्टिस में. ठीक है, तो अपने घर में मंदिर रख सकता हूँ, फोटो लगा सकता हूँ जिस भी भगवान की मुझे लगानी है. ठीक है, दैट इज राइट टू प्रैक्टिस. आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, ये हो गया. लास्टली, राइट टू प्रोपोगेट. प्रोपोगेट मतलब फैलाना, प्रचार प्रसार करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको स्प्रेड करना. सो अ पर्सन कैन प्रमोट हिज रिलीजियस बिलीफ एंड प्रिंसिपल. ठीक है, जगराते करा लूं, क्या प्रॉब्लम है? भागवत कथा बैठा लूं, कोई दिक्कत नहीं है. और भी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, चर्च में कुछ हो रहा है, मुस्लिम्स के यहाँ पर कुछ और हो रहा है, जैनों के यहाँ पर जुलूस निकल रहा है, बुद्धिस्ट लोग कुछ और कर रहे हैं, साईं बाबा की पालकी निकल रही है प्रोपोगेशन के लिए. ठीक है, कि हम अपने धर्म का और प्रचार प्रसार करें. ठीक है, ये 4 तरह की राइट्स दे रहा है आर्टिकल 25. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, यानी कि आप जो रिलीजन चाहें वो माने, उसको डिक्लेयर करें, एब्सोल्युटली फाइन. रिलीजन में नहीं मानना, दैट इज ऑल्सो फाइन. जो आप प्रोफेस कर सकते हो, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो, रिलीजियस आइडियाज को. ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे जो भी रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज जो हैं, जो भी आपकी रवायतें हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट, प्रोपोगेट कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो अपने रिलीजियस आइडियाज को. ये 4 फ्रीडम आपको आर्टिकल 25 दे रहा है. लेकिन जैसा मैंने बार बार कहा है कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होती, संपूर्ण नहीं होती. दैट कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. सो अगेन दिस राइट इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जिनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा. और जब कभी भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट करें तो उन बातों का ध्यान में रखकर करिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती. नंबर 1, पब्लिक ऑर्डर. आप खूब प्रैक्टिस करो रिलीजन, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक ऑर्डर नहीं हार्म होना चाहिए. ठीक है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो लोक व्यवस्था है, वो हार्म नहीं होनी चाहिए. यदि वो करोगे तो जेल डाल दिए जाओगे. ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप अपना एक रिलीजियस जुलूस निकाल रहे हो तो आपने पूरी रोड जाम करके रख दी, इससे पब्लिक ऑर्डर हार्म हो रहा है ना. तो स्टेट रोक सकता है आपको कि नहीं भाई आप जुलूस नहीं निकाल सकते, ये पब्लिक एरिया है, या आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में निकाल लो, बस उतने ही परमिसेबल है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक जुलूस निकल रहा है एक पर्टिकुलर रोड पर तो पूरी रोड ब्लॉक है 1 हफ्ते के लिए. क्यों? क्योंकि जुलूस निकल रहा है, रिलीजियस जुलूस. क्यों? क्योंकि आपको फ्रीडम दे रखी है ना आर्टिकल 25 में. नो, दैट फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट. स्टेट कैन रेस्ट्रिक्ट योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. लोक व्यवस्था को यदि हार्म हो रहा है तो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. ठीक है, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं.
मुहर्रम और दशहरा, ये दो त्योहार ऐसे हैं इनमें ये दोनों के नाम इसलिए लिए क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों को कवर हो जाए। हथियार वथियार लेकर लोग निकलते हैं, अरे भाई नहीं ये अलाउड है। आप अपने रिलीजन खूब प्रैक्टिस करो, दैट इज फाइन, लेकिन हथियार लेकर आप सड़कों पर घूम रहे हो, दैट इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, आपको जेल हो सकती है और स्टेट आपको रोक सकता है कि ये क्या तरीका है भाई, ये क्यों हथियार लहरा लहरा कर आप जुलूस निकाल रहे हो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के ग्राउंड पर रोक लगाई जा सकती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर, इन चारों पॉइंट्स पर। इसका सबसे अच्छा रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, कुंभ का मेला। उत्तराखंड में कुंभ का मेला लगा हुआ था, लेकिन कोरोना फैला हुआ था, तो हेल्थ के ग्राउंड को लेकर स्टेट ने कुंभ के शाही स्नान पर रोक लगा दी। ठीक है, पहला स्नान तो हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ वो भी क्यों हुआ था, लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ था, वो भी क्यों अलाउ किया, दैट वाज वेरी इररिस्पॉन्सिबल एक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड। बट बाद में नींद खुली और उनने आगे रोक दिया, हालांकि वो पहले स्नान के बाद ही काफी कुछ डैमेज हो गया, कई सारे लोग उसमें इन्फेक्ट हो गए और उनने आकर इन्फेक्शन खूब फैलाया पूरे कंट्री में, क्योंकि देश भर के अलग अलग कोनों से लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे थे और कुछ जाहिल इतने बड़े थे वो ये तक कह रहे थे कि गंगा में डुबकी लगाने से कोरोना नहीं होगा, उल्टे ठीक हो जाएगा, और उन सारे जाहिलों को कोरोना हो गया। ठीक है, क्योंकि रिलीजन के साथ साथ थोड़ा सा साइंस का भी ध्यान रखें, है ना। तो हेल्थ के ग्राउंड पर यदि हेल्थ हैम्पर हो रही है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो हेल्थ के अगेंस्ट है, या फिर हेल्थ में एक ब्रॉडर टर्म हम ले सकते, एनवायरमेंटल इशू कर रही है कोई, ठीक है, तो रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, रोक लगाई जा सकती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। बेस्ट एग्जांपल वाज दैट कुंभ का मेला, कुंभ के मेले के शाही स्नान पर रोक लगा दी गई हेल्थ का ग्राउंड लेकर, क्योंकि कोरोना फैला हुआ था, पूरा देश लॉकडाउन में था। ठीक है, एंड लास्टली यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, MRALIT लिखा हुआ है, दैट इज MORALITY, मोरालिटी। ठीक है, नैतिकता, नैतिकता के आधार पर रिलीजन की राइट पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, यदि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई भी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई भी ऐसी रिलीजियस बिलीफ, कोई भी ऐसी रिलीजियस रिचुअल सेरेमनी इस तरह की है जो मॉरलिटी के अगेंस्ट है, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, नो मैटर वो कितनी पुरानी थी। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इसका दे सकता हूं, द प्रैक्टिस ऑफ सती। The practice of sati was part of custom. It was a customary practice. क्या होता था उसमें कि भाई यदि कोई महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसको जिंदा जलवा दिया जाता था अपने पति की चिता के साथ, एंड दैट वाज अ कस्टम। ये एक रूढ़ी थी, ये एक रिचुअल हुआ करता था। और उस समय पर भी कुछ धर्म के ठेकेदार कहा करते थे कि ये तो हमारे धर्म का पार्ट है। हाउ इमोरल, हाउ इनह्यूमन दैट एक्टिविटी वाज। इट वाज वेरी वेरी अनएथिकल, इट वाज वेरी वेरी इमोरल एंड इट वाज वेरी मच इनह्यूमन। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रिचुअल, कोई भी कस्टम भी यदि है तो आपके रिलीजन का भी पार्ट है, तो भी स्टेट इंटरफेयर करके मॉरलिटी के ग्राउंड पर, नैतिकता के आधार पर उस पर रोक लगा सकता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, सिख लोगों को आप में से कुछ लोग जानते होंगे। सिखों के यहाँ पर 5 टाइप के जो है 5 का उनके यहाँ पर एसेंशियल है। केश यानी कि बाल, कंघा, एक कंघा वो रखा करते हैं, कड़ा हाथों में पहनते हैं सिख लोग, कच्छा, और कृपाण। कृपाण यानी कि एक छोटी सी सोल्ड जैसी होती है,
ये 5 केस जो है, ये 5 का जो है, ये उनके यहाँ पर एसेंशियल्स है, 5 कार जो है उनके यहाँ पर एसेंशियल है। ठीक है, तो वेयरिंग ऑफ टर्बन्स यानी कि पगड़ी, और कैरिंग अ कृपाण, कृपाण मीन्स अ सोर्ड, एक छोटी सी तलवार जैसी जो होती है, दैट इज कृपाण, वो रखना सिख रिलीजन का एक एसेंशियल पार्ट है। इट इज इंक्लूडेड इन प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। लेकिन एयरपोर्ट पर किसी भी सिख व्यक्ति को रोका जा सकता है कि साहब आप ये कृपाण लेकर फ्लाइट में नहीं जा सकते। क्यों? सिक्योरिटी कंसर्न। कौन सा ग्राउंड? पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर की वजह से किसी भी सिख व्यक्ति को फ्लाइट में तलवार ले जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। किस राइट पर? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर। किस ग्राउंड पर? पब्लिक ऑर्डर पर। हेल्थ और मॉरलिटी के भी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट आर्टिकल 25। अब आगे बढ़ते हैं और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, धर्म परिवर्तन। ठीक है, धर्म परिवर्तन क्या ये अलाउड है? क्योंकि देखें आप, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस क्या कह रही है कि जो मर्जी चाहे आप धर्म फॉलो कर सकते हैं, यू हैव ऑल द राइट टू डिसाइड योर रिलीजन। तो क्या आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपना रिलीजन? ठीक है, आपका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ लेकिन आप मुसलमान बनना चाहते हैं, इज दैट अलाउड? या आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए और सिख बनना चाहते हैं, तो क्या ये अलाउड है, एक्सेट्रा। इन सारे सवालों का जवाब दिया था एक केस में जिसका नाम था स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस। ठीक है, ये आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एमपी का केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था 1977 में। कन्वर्जन से रिलेटेड ये सबसे लीडिंग केस है। 1977 में वो मध्य प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन इज नॉट एप्लीकेबल। फोर्स कन्वर्जन नहीं होगा, जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं कराया जाएगा, डरा धमका कर, लालच देकर, एक्सेट्रा। ऐसा पहले होता था, इतिहास को आप याद कर लो, जबरदस्ती या तो फला फला धर्म एक्सेप्ट करो वरना सर कटवाओ, ये अलाउड नहीं है। फाइन, सो फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इज नॉट अलाउड। ठीक है, और अभी ये कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ा न्यूज में है क्योंकि किसी किसी स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉज आने वाले हैं, या इस तरह की बात चल रही है कि कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने ये कहा है कि हम अपने स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आएंगे। ठीक है, तो यदि इस तरह का कोई लॉ कोई भी स्टेट में आता है तो अगेन ये टॉपिक रिवाइव हो जाएगा, ये टॉपिक करंट अफेयर का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे REV लिखा है केस के आगे। ठीक है, REV, तो इस REV का मतलब होता है रिवीजन। रिवीजन क्या होता है वो हम आगे जाकर समझेंगे जब जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्सेट्रा के बारे में। रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस और अपील, ये 4 टाइप के टर्म्स होते हैं, ये जुडिशरी में अप्लाई होते हैं, रिवीजन। ठीक है, तो इस REV का मतलब होता है रिवीजन। ठीक है, so this was a short summary on conversion of religion। अब हम अगले फंडामेंटल राइट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है वो प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स।
आप अपने धार्मिक मामलों को खुद मैनेज कर सकते हैं, ये फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 26। आइए देखते हैं क्या है। तो इसकी लैंग्वेज यदि आप शुरू की पढ़ेंगे तो लिखा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। मतलब बिल्कुल शुरुआत में ही इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बता दिए हैं, किन ग्राउंड्स पर इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो वही सेम 3 ग्राउंड है जो आर्टिकल 25 के हैं, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। इनको ध्यान में रखकर आप सारे रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते। कौन? एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, यानी कि कोई भी धार्मिक संस्थान, ऑफ और एनी ऑफ इट्स सेक्शन, या उसका कोई भी वर्ग फॉलोइंग राइट्स एंजॉय करता है। कौन कौन सी? नंबर 1, राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। आप धार्मिक और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। सुना होगा ना आपने, कई सारे टेम्पल्स का, मॉस्क का, चर्च का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो चैरिटी वैरिटी के खूब काम करते हैं, दान पुण्य और समाज सेवा के काम करते हैं, है ना। ऐसे ही आपने रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में भी सुना होगा, शिरडी का ट्रस्ट है ना, तिरुपति बालाजी टेम्पल का ट्रस्ट है। हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो किसी ना किसी ट्रस्ट के द्वारा गवर्न होता है ना। तो ऐसे रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। देन इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। किसी मंदिर के जो अफेयर हैं वो रिलीजियस डिनोमिनेशन या वो सेक्शन खुद मैनेज करता है ना। अपने अफेयर खुद मैनेज करेंगे। कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है ना, वो सब अपने मैटर्स जो है, रिलीजियस मैटर्स जो है वो खुद मैनेज करते हैं, ना कि किसी बाहर वाले से कराते हैं। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। फर्दर, राइट टू ओन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, वो सब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपको शायद पता होगा दुनिया के रिचेस्ट रिलीजियस ट्रस्ट में से एक है तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट, है ना। सेम एक और ट्रस्ट है शिरडी वाला ट्रस्ट, शिरडी के साईं बाबा वाला जो मंदिर है, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट ट्रस्ट। खूब सारी प्रॉपर्टी उनके पास है, मूवेबल और इमूवेबल बोथ। ऐसे ही और भी कई सारे रिलीजियस ट्रस्ट हैं, वो अपने पास प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। कई तरह के अस्पताल चल रहे होते हैं, स्कूल चल रहे होते हैं, कॉलेजेस चल रहे होते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सब किसी प्रॉपर्टी पर ही होंगे ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, आई एम सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही होल्ड करेंगे ना। लैंड होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, या लैंड से अटैच चीजें जैसे बिल्डिंग वगैरह जो है वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो दोनों मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकते हैं। और उस प्रॉपर्टी को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे उस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, बट किसके अकॉर्डिंग्स में? इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, लीगली आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो जिस तरह से लॉ गवर्न करता है। ठीक है, जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह के राइट होंगे, सेलिंग का, ट्रांसफर का, गिफ्ट का, एक्सेट्रा, उससे रिलेटेड कुछ राइट्स हैं, उन्हीं राइट से ये गवर्न होगा आर्टिकल 26। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अपने रिलीजियस मैटर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी को लॉ के अकॉर्डेंस में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और इन 4 राइट्स का
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होगा? सो इट इज एज सेम एज आर्टिकल 25, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। इनको आप हैम्पर नहीं करोगे, इन तीन चीजों को आप हैम्पर नहीं करोगे अपनी राइट के एक्सरसाइज में। यदि आपकी राइट के एक्सरसाइज में, अपने अधिकार के निर्वाहन में ये तीन चीजें हैम्पर हो रही हैं, ये तीन चीजें अफेक्ट हो रही हैं, तो स्टेट आपकी इन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 26, गेट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ग्रेड। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं आर्टिकल 27 पर। आर्टिकल 27 जो है वो बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। टैक्स नहीं लगाया जाएगा यदि आप रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो इसके लिए। ठीक है, ये बात कह रहा है आर्टिकल 27। लेट अस रीड व्हाट दिस आर्टिकल इज रीडिंग अबाउट। नो पर्सन shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात इस आर्टिकल में, सबसे पहली बात है, क्या लिखा है यहाँ? नो पर्सन। ठीक है, नो पर्सन, सिटीजन टर्म यूज नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि किसी फॉरेन के व्यक्ति को भी टैक्सेशन वैक्सेशन नहीं लगाओगे आप। ठीक है, टैक्स नहीं लगाओगे उसके रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय करने में। नो पर्सन, नो पर्सन यानी कि नीदर सिटीजन नॉर नॉन सिटीजन। ठीक है, सो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड। कंपेल्ड यानी कि मजबूर किया जाना, फोर्स किया जाना। तो किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस का मतलब सेक्ट वैक्ट भी होता है, जो बहुत सारे सेक्ट होते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म तो एक रिलीजन हो गया बड़ा सा, लेकिन उसके कई सारे सेक्ट होते हैं, कई सारे पंथ और संप्रदाय होते हैं ना। आर्य समाजी भी हिंदू है, ब्रह्मो समाजी भी हिंदू है, देन गोस्वामी कल्ट वाले लोग भी हिंदू है ना। ऐसे कई सारे वो होते हैं अलग अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो किसी भी रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन या मेंटेनेंस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब सवाल ये आता है टैक्स कौन लगाता है भाई? ऑब्वियस है कि टैक्स कोई अथॉरिटी लगाती है, यानी कि स्टेट लगाता है, या और सरल भाषा में हम कह लें तो गवर्नमेंट लगाती है। तीनों तरह की गवर्नमेंट, हमने 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था। 3 लेवल पे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि पंचायत वंचायत या म्यूनिसिपैलिटी। तो यही 3 अथॉरिटीज होती हैं जो टैक्स लगाती हैं। टैक्सेशन का राइट सिर्फ इन्हीं 3 अथॉरिटीज के पास है। तो ये 3 अथॉरिटीज जो हैं, ये किसी भी तरह का टैक्स रिलीजन के प्रमोशन पर नहीं लगाएंगी। ठीक है, आप मान लो घर पे भागवत कथा बैठा रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं लग सकता, है ना। ये बात कह रहा है आर्टिकल 27। क्यों? यदि आप टैक्स लगाने लगोगे तो फ्रीडम तो बचेगा ही नहीं ना, राइट रहेगा ही नहीं। इसलिए इनको टैक्सेशन के उससे फ्री रखा गया है। हालांकि टैक्स से बस एग्जाम्पशन मिला है,
देखें आगे। However, Article 27 does not prohibit state from collecting fee for religious purpose. यदि किसी धार्मिक पर्पस से के लिए फी इम्पोज की जा रही है, फीस लगाई जा रही है, तो वो अलाउड है। आर्टिकल 27 स्टेट को नहीं रोकता है कोई फीस लगाने से। अब सवाल ये आता है टैक्स और फीस में क्या अंतर होता है? देखिए, टैक्स जो होता है ना वो कंपल्सरी वो होता है, जिस पर टैक्स इम्पोज किया गया है इट इज हिज ड्यूटी टू पे द टैक्स। फी इससे थोड़ा डिफरेंट है। फी एक कंपल्शन नहीं होता है। फी कब पे करते हैं हम? जब कोई सर्विस अवेल कर रहे हो, है ना। जैसे आपने किसी वकील को हायर किया तो आप उसकी सर्विसेज के एक्सचेंज में उसको फीस देते हो, या फिर आपने कोई डॉक्टर से कंसल्ट किया तो आप डॉक्टर को फी देते हो, या फिर और किसी कंसल्टेंट से आपने कोई एडवाइस ली तो आप उसको फी देते हो। यानी कि किसी एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए उसके एक्सचेंज में जो रिम्यूनरेशन आप देते हो दैट इज फी। ठीक है, तो आर्टिकल 27 जो है फी लेने से नहीं रोक रहा स्टेट को। ठीक है, फी इज अ प्राइमरीली पेमेंट मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर स्पेसिफिक सर्विस रेंडर्ड बाय स्टेट। यहाँ किसकी बात चल रही है? स्टेट की। तो यदि स्टेट किसी तरह की कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी रिलीजन को या किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को, तो उसके लिए वो फी ले सकता है। ठीक है, फीस ली जा सकती है यदि कोई सर्विस स्टेट ने दी है। इट इज नॉट टैक्स, वो टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आती है फी। किसी सर्विस के एक्सचेंज में जो पेमेंट किया जाए दैट इज फी एंड इट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्सेशन। और इसलिए आर्टिकल 27 फी को नहीं प्रोहिबिट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज को प्रोहिबिट कर रहा है? टैक्सेशन को। रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन या मेंटेनेंस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये बात कह रहा है आर्टिकल 27। ठीक है, चलो तो इस कैटेगरी का आखिरी राइट अब हम पढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल 28। religious instruction or religious worship in educational institutions. Freedom from attending religious instruction or religious worship in certain educational institutions. संस्थानों में पूजा पाठ, नमाज, वर्शिप एक्सेट्रा करने से फ्रीडम, या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो रिलीजियस पढ़ाई कराई जाती है उससे फ्रीडम है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कौन से वो इंस्टीट्यूशन है। तो 28A, religious instruction shall be provided in any educational institution that is maintained out of state funds. Educational institution जो पूरी तरह से स्टेट के फंड पर मेंटेन होता है, सरकारी पैसे से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनते हैं उनमें किसी भी तरह की धार्मिक पढ़ाई वढ़ाई नहीं कराई जाएगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होली मेंटेन है स्टेट फंड से उनमें धार्मिक चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। हमारे रिलीजन में ये लिखा, तुम्हारे रिलीजन में वो लिखा। क्यों? ध्यान रखिए एक बार, स्टेट हमारा कैसा है? सेक्युलर है। और किस तरह का सेक्युलर है? रिलीजियसली न्यूट्रल वाला सेक्युलर, है ना, रिलीजियसली न्यूट्रल है। अब यदि
स्टेट के बनाए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन की शिक्षा दी जाएगी तो न्यूट्रलिटी तो खत्म हो गई, आप बायस हो गए किसी एक रिलीजन को लेकर। कोई भी रिलीजन हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिलीजन हो सकता है, हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, जैन रिलीजन। तो अब जब वो इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट के फंड से बनाया जा रहा है, यानी कि टेक्निकली स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट उनका मालिक है, और स्टेट का नेचर क्या है, सेक्युलर है, यानी कि वो सभी धर्मों को बराबरी से देखेगा और रिलीजियसली न्यूट्रल रहेगा। बट स्टेट के द्वारा बनाया गया स्टेट के द्वारा बनाया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यदि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट करने लग जाए तो दैट इज अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। इसलिए आर्टिकल 28 जो है वो रोकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो होली स्टेट फंड से बना होगा, ठीक है, जो स्टेट फंड से बना है, ऐसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा विक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 28 के नेक्स्ट पार्ट पर। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड, इनकी आज्ञा दे रहा है कि किन इंस्टीट्यूशन से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आर परमिटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस which are administered by state, जिनका प्रशासन, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट कर रहा है, लेकिन जिनका एस्टेब्लिशमेंट स्टेट ने नहीं किया है, बल्कि किसने किया है, किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट ने, ठीक है, किसी रिलीजियस ट्रस्ट ने या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने या एंडोमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, ठीक है। मान लो वो तिरुपति बालाजी वाला एग्जांपल हम ले लें, तिरुपति बालाजी टेम्पल ट्रस्ट अपने पैसे से कॉलेज बना लेता है, लेकिन उस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन बाद में स्टेट अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है। तो फंडिंग कहां से आ रही है, ट्रस्ट से आ रही है, सारा खर्चा वर्चा कौन उठा रहा है भाई, ट्रस्ट उठा रहा है ना। तो इन अ वे ये इंस्टीट्यूशन कैसा हो गया, दिस इज नॉट अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये तो एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है विच इज नॉट मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, वो तो प्राइवेट फंड से हो रहा है। तो अब मान लीजिए तिरुपति बालाजी ट्रस्ट ये कहे कि हमारे बनाए इंस्टीट्यूशन में बालाजी के बारे में बताया जाएगा। अब बालाजी किस धर्म के भगवान है जी, हिंदू धर्म में उनकी पूजा होती है। इनफैक्ट हिंदुइज्म के भी फैक्ट मान लो आप, तो सदर्न इंडिया में ही उनकी पूजा होती है वेंकटेश स्वामी की। नॉर्थ इंडिया में तो मैंने नहीं सुना कि लोग बालाजी की या वेंकटेश स्वामी की पूजा अपने घर में करते होंगे, कम ही होता है, ठीक है, चलो आप मानते हो एक अलग बात है, बट लार्जली तो नहीं होती, साउथ इंडिया में ही होती है। तो अब कोई कहे कि साहब हम क्यों पढ़े बालाजी के बारे में, हमको नहीं पढ़ना, बट वो एक ट्रस्ट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, तो वो ट्रस्ट चूज कर सकता है ना कि हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ऐसे एंडोमेंट या ट्रस्ट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, भले ही स्टेट उसको एडमिनिस्टर क्यों ना कर रहा हो। ये कह रहा है 28 का दूसरा क्लॉज, ठीक है। फाइन। सो आर्टिकल 28 ये कह रहा है कि यदि ऐसा कोई स्कूल या कॉलेज है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जिनको स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है या फिर जिनको ग्रांट इन एड मिलती है, सरकारी मदद मिलती है, जिनको हम सरल भाषा में कह देते हैं सेमी गवर्नमेंट स्कूल। सेमी गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होता, ग्रांट इन एड स्कूल्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प देती है स्टेट, कुछ पैसा वैसा फंड कर देती है, ठीक है,
मान लीजिए 100 रुपया खर्चा आ रहा है तो स्टेट कुछ 50 रुपया अपनी तरफ से दे देगा, इसीलिए हम लोग उसको सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट बोल देते। सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट जैसा कुछ नहीं होता है, वो है प्राइवेट स्कूल लेकिन वो ग्रांट इन एड वाले स्कूल होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में वॉलेंट्री बेसिस पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं जैन हूँ जाति से, मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है कि मैं अपने खोले हुए स्कूल में जैनिज्म की थोड़ी बहुत शिक्षा दे दूं, ठीक है, लेकिन मैं किससे फंड ले रहा हूँ, किससे एड ले रहा हूँ, स्टेट से ले रहा हूँ, तो भी वो अलाउड है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस इन दोज इंस्टीट्यूशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, ठीक है। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकारी मदद ले रहे हैं वहां पर दी जा सकती है धार्मिक शिक्षा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 28 यहाँ पर खत्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी एक टॉपिक हम देख लेते हैं जो कि है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस जो इस सब से रिलेटेड है। इस केस का नाम था बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1987 का केस। खूब लंबी चौड़ी सी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, मैं सरल भाषा में आपको बता देता हूँ। केरला का एक स्कूल था, उस स्कूल में नेशनल एंथम गाया जाता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर स्कूल्स में गाया जाता है नेशनल एंथम, मॉर्निंग असेंबली या इवनिंग या आफ्टरनून असेंबली में, है ना, स्कूल की शुरुआत में या फिर छुट्टी में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। केरला के एक स्कूल से 3 बच्चों को निकाल दिया गया था, ठीक है, स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उन बच्चों ने नेशनल एंथम नहीं गाया था। आई रिपीट, दे वर नॉट सिंगिंग नेशनल एंथम इन देयर स्कूल। तो कहा गया कि ये वॉयलेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, या फिर इन्होंने नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट किया है। अब सवाल यह आता है कि क्यों नहीं गाया उन बच्चों ने। तो वो जो बच्चे थे वो क्रिश्चियन रिलीजन के एक सेक्ट से आते थे जिसका नाम है जिहोवा विटनेस। जिहोवा विटनेस नाम के एक सेक्ट से आते थे, एक पंथ होता है क्रिश्चियनिटी का, ठीक है, और उस पंथ के अकॉर्डिंग गाना गाना उनके रिलीजियस फेथ के अगेंस्ट है, ठीक है, रिलीजियस फेथ के अगेंस्ट है नेशनल एंथम गाना या कुछ भी गाना, ठीक है। तो उन्होंने नहीं गाया। उनने क्या किया जानते हैं? वो साइलेंटली खड़े रहे अटेंशन की पोजीशन में। हम सावधान की मुद्रा में अटेंशन की पोजीशन में खड़े होते हैं ना जब नेशनल एंथम बज रहा होता है, तो वो उसी पोजीशन में चुपचाप खड़े रहे। दे डिडंट डिसरिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, दे जस्ट रिफ्यूज टू सिंग द नेशनल एंथम। तो लेकिन इसके लिए उनको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में उनके लॉयर ने कहा कि नेशनल एंथम ना गाना भी उनकी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कि आर्टिकल 19 में है। क्यों? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही इंक्लूडेड है फ्रीडम ऑफ साइलेंस, है ना। मेरी जब मर्जी है मैं बोलूंगा, मेरी जब मर्जी है मैं नहीं बोलूंगा, मेरी मर्जी है मैं चुप रहूंगा, है ना। तो वो चुप रहे। और दूसरी बात, आर्टिकल 25 में जो रिलीजियस फ्रीडम है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन, तो अपने रिलीजन की प्रैक्टिस में यदि उनको चुप रहना पड़ा नेशनल एंथम में, तो दैट शैल बी अलाउड। ये बात कही गई। कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, वो लॉ के साथ साथ एक स्टैट्यूटरी
फोर्स से भी आनी चाहिए, ठीक है। एक स्टैचुरी फोर्स होना चाहिए, एक लीगल वो होना चाहिए। ये था पूरा वो मैटर। इस मैटर के बाद क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वायलेशन नहीं था किसी भी तरह का, कोई गलती नहीं की उन तीनों बच्चों ने। वो नेशनल एंथम को पूरी रिस्पेक्ट देकर खड़े थे, तो दे हैव दिस राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक है। वो चुपचाप, यदि पूरी रिस्पेक्ट उनने नेशनल एंथम को दी है तो उनने कोई वायलेशन नहीं किया, बल्कि वायलेशन किसने किया है, स्कूल ने वायलेट किया है उन बच्चों का राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को स्कूल ने वायलेट किया है, ठीक है। और एक बड़ी खूबसूरत बात कही जो मैं एज इट इज आपके लिए पढ़कर बताता हूँ। आवर ट्रेडिशन टीचर्स टॉलरेंस, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है टॉलरेंस, सहिष्णुता। वी शुड हैव courtesy towards other, towards the faith of others, सबको बराबर से सम्मान करना, उनके प्रति टॉलरेंस रखना। और हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन भी हमें यही सिखाता है कि हम टॉलरेंट रहें एक दूसरे के प्रति। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही सिखाता है, क्या, टॉलरेंस। वी शुड नॉट बिकम इनटॉलरेंट, असहिष्णु नहीं बनना है। ये टर्म आजकल खूब न्यूज में रहता है कि अब हम इनटॉलरेंट हो रहे हैं, अब हम असहिष्णु हो रहे हैं। तो ये टर्म यहाँ पर भी आया था। हमारी फिलॉसफी, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है कि हम टॉलरेंट बने, इस टॉलरेशन को डायल्यूट नहीं करना चाहिए। यदि वो बच्चे नहीं गाना चाहते हैं नेशनल एंथम, लेकिन वो ड्यू रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली अलाउड, ठीक है। इसी तरह की एक डिबेट आजकल खूब रहती है। मुस्लिम लोग मना करते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ठीक है, या हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता है ये चीज। हमारे यहाँ पर आइडल वर्शिप जैसी चीजें मना करते हैं। तो वंदे मातरम और भारत माता की जय, ये एक तरह से आइडल वर्शिप का ही ये एक फॉर्म है। तो हम भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जबकि एक दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, आपको तो बोलना पड़ेगा, भारत में रहना है तो आपको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अरे भाई, क्यों बोलना पड़ेगा? दे हैव राइट टू स्पीक एंड दे हैव राइट टू रिमेन साइलेंट until and unless they are not disrespecting India or the concept of India, that is absolutely allowed। और ये कौन सी बात हो गई भाई कि भारत माता की जय आप बोलोगे तो देशभक्त होगे, नहीं बोलोगे तो आप देशद्रोही हो गए। नो, दैट इज नॉट द केस। आप बिना भारत माता की जय बोले भी देशभक्त हो सकते हो, है ना। तो ये एक खैर अलग डिबेट है। This was a discussion on Article 25, 26, 27, 28, which collectively forms freedom of religion। ठीक है, ये I guess चारों राइट्स आपको समझ में आ गए होंगे।